नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। बोल के लब आजाद है तेरे, लेकिन मौजूदा हालात में ये लाइन कुछ इस तरह से चेंज हो गई है, बदल गई है कि बोल के लब भड़काऊ है तेरे। पहले भड़काऊ बोलो, लोगों को बांटो, दंगे फसाद की नौबत ले आओ, और उसके बाद जब कानून का हंटर चले तो शराफत के पुतले बनकर खड़े हो जाओ और पूछो कि इसमें भड़काऊ क्या है, या ये कहो कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और कुछ ना बन पड़े तो क्या करो, मीडिया तो है ही, मीडिया के सिर पर मटकी फोड़ दो। कानपुर हिंसा को लेकर भड़काऊ बयानबाजी, असदुद्दीन ओवैसी को आप देख रहे हैं कि आज सुर्खियों में है, भड़काऊ बयानबाजी की बात हो रही है। अब तक नुपुर शर्मा का नाम था, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी बैलेंस बना दिया है FIR करके। कुल 3 FIR हुई हैं, जिनमें ओवैसी के अलावा कई महंत हैं और मौलानाओं के नाम हैं। कुछ डायरेक्ट सियासत से जुड़े हुए हैं, कुछ इनडायरेक्टली बैटिंग करते हैं, लेकिन इन सभी के बयानों में भड़काऊ कंटेंट क्या था ये पुलिस ने अपनी FIR में स्पष्ट नहीं किया है। और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि इस FIR में कुछ दम है भी या फिर नहीं है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं। जल्दी से आपको आज का हमारा पोल क्वेश्चन दिखाते हैं। भड़काऊ भाषण बताए बिना ओवैसी पर FIR क्या सिर्फ दिखावा है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए, इस वादे के साथ कि आपकी राय हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से देखिए रिपोर्ट। बीजेपी डिलिबरेटली अपने लोगों को बोलती है जाकर गाली दो, हेट की जो स्पीचेस हैं वो करते रहो, नफरत पैदा करो मुसलमानों के ताल्लुक से देश में, और जब मामला गर्म हो जाता है बीजेपी फौरन बोलती है नहीं 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 हम तो माफी चाहते हैं, इनको हटा दिया हमने। तो प्रधानमंत्री पूरी विश्व को यह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप मुसलमानों को प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकते रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर कुछ बाहर कुछ हो गया तो जब हमको तकलीफ होगी। बाबरी मस्जिद को याद रखो, बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, हम एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं। हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा। तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी। ज़्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज़्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना, हम तो हम सब खबर मान के निकलने आ रहे हैं। FIR के बाद जो सीन बना है दरअसल वो सर्वधर्म वाला है, यानी हिंदू नेता हो या फिर मुसलमान, भड़काने में कोई पीछे नहीं है। लोगों को भड़काना, अपनी सियासी गोटियां जमाना, सबको अच्छा लगता है सियासत में। आज सुबह ही ओवैसी की पार्टी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया था। थोड़ी देर में वो भी दिल्ली पुलिस की रेंज में आ गए। कुल 33 लोगों के खिलाफ आपको बता दें FIR हो चुकी है अब तक। इसमें ओवैसी और नुपुर शर्मा के अलावा ढेर सारे मौलाना और महंत भी हैं। ओवैसी साहब क्योंकि बैरिस्टर हैं इसलिए कानूनी जुबान में रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली ऐसी FIR उन्होंने देखी है जिसमें गुनाह का पता नहीं है। कल तक सिर्फ नुपुर शर्मा पर केस था तो गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, लेकिन अब FIR खुद पर हुई है तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये तो साजिश है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। क्या यहां भी वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे? जब फैक्ट चेक करेंगे तो साफ दिखेगा कि भड़काऊ ब्रिगेड दरअसल हर पार्टी को पसंद है। और इसीलिए आज की हमारी ताल ठोक के बड़ी बहस इन सवालों के साथ है। जिस तरह की भड़काऊ भाषा आपने देखी है, प्रोवोकेटिव स्पीच देखी है, तो उसके बाद क्या ये कहना होगा कि ऐसी वाणी बोली है कि हिंसा होए? किसने हालात को सुधारने के लिए बयानबाजी की, किसने सौहार्द बढ़ाने वाली बयानबाजी की? बयान आए क्या, ये आपको सोचना है। भड़काऊ जुबान क्या इसी से चलेगी सियासी दुकान?
ये सवाल है, क्योंकि जो सियासत है उसी पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह के स्टेटमेंट्स हर पक्ष की तरफ से आए हैं। सवाल ये भी उठता है कि जुबान पर जहर है, क्या वोटों पर नजर है? और सवाल यहां पर यह भी है कि नफरत के कितने ब्रांड एम्बेसडर हैं इस देश में, और सियासत और साथ ही पुलिस को लेकर जो एक तरफा कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं कि हर पार्टी को भड़काऊ पसंद है, ये क्योंकि पार्टीज ने कितना एक्शन लिया है, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ आपको बता देते हैं अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, आरएसएस समर्थक हैं। आपको स्क्रीन पर डॉक्टर रिजवान अहमद दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ मौलाना इजाज अतहर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको दिखाते हैं असदुद्दीन ओवैसी द्वारा क्या कुछ कहा गया। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि जुल्म को सहा जाए, जुल्म को सहना भी जुल्म है। याद रखो मेरी इस बात को, जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा। मैं कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के। याद रखो, वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के, अब डराने वाले याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा, उसमें बताओ उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए? मगर आप देखो कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। तो कई खास मेहमान हमारे साथ। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि एफआईआर तो उन पर की गई है, लेकिन ये एफआईआर जो है उसमें उनके किस भाषण को लेकर ये एफआईआर है, ये स्पष्टता उन्हें नहीं दी गई है। जैसे कि हमने आपको बताया, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन आज बड़ी बात जिस पर आपको भी ध्यान देने की जरूरत है, जरा पैनल स्क्रीन पर ले आए। आप ताल ठोक के देखते आए हैं तो आपने अक्सर AIM-IM के स्पोक्स पर्सन को ये सवाल पूछते हुए देखा और सुना होगा जी न्यूज पर कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कहां है। आज आपको स्क्रीन पर AIM-IM का भी स्पोक्स पर्सन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने किसी भी डिस्कशन में आने से इनकार कर दिया है। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि इस समय सियासत जो है वो कहां खड़ी है। अवनीजेश अवस्थी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे इससे वेग एफआईआर नहीं देखी उन्होंने, गुनाह क्या किया यही नहीं बताया। अदिति जी, आपने जो अभी ओवैसी साहब का भाषण सुनाया उसमें तो वो खुद कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि सभी लोग कहेंगे कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, वो तो खुद मान रहे हैं। इसमें एफआईआर की इसमें को मालूम नहीं है, वो तो खुद ये मान रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि सभी लोग कहते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। उसके बाद कह रहे हैं कि कौन सा वाला, ये बताइए कौन सा वाला नहीं है। आप तो सिर्फ भड़काऊ बात करते हैं, सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को यहाँ पर डराया जा रहा है। तो इसलिए बड़ी साफ सी बात है, आज उनको ये मालूम चलना चाहिए कि एफआईआर में नहीं, आपके खुद भाषणों में आप खुद मान चुके हैं, आप एक तरीके से स्वीकार कर चुके हैं कि आप भड़काऊ बात ही करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता। मैं किसी तरीके से यति नरसिम्हानंद अवनीजेश जी, ऐसा नहीं है एक व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता हो, आपने खुद ये बात कही। पहले मैं आगे बढ़ूं, इसी से आपने जो कमेंट्स किए उसमें से मैं आपसे ये जानना और समझना चाह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों के जो अंश हमने दिखाए उसमें भड़काऊ क्या था?
मैं इसके पहले कि मैं बताऊं, मैं कह रहा हूं ओवैसी साहब खुद मान चुके हैं, खुद ही कह रहे हैं कि अभी सभी लोग कहेंगे कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। मुझे एक पर्टिकुलर एक कोई बिंदु बताने की जरूरत नहीं है मुझे कोई, खुद ओवैसी कह रहे हैं, ये तो स्वीकार कर चुके हैं, अपराध स्वीकार कर चुके हैं। एफआईआर नहीं हुई उससे पहले वो अपराध स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ये उन्होंने कहा है ओवैसी साहब ने। तो क्या एक तरफा है ये मैं इसके भड़काऊ? बाद कह रहा था कि ये जो भड़काऊ बोले एक तरफा तो है नहीं। नहीं, मैंने कहा, मैं आपने बीच में रोक दिया। मैं तो तब तक बोल चुका था कि मैं यति नरसिम्हानंद टाइप लोग जो हैं, जितने लोग हैं, इनके भाषणों, इनकी बातों, इनके बयानों का भरपूर विरोध करता हूं। इनका कोई हिंदुत्व से लेना देना नहीं है, किसी भी तरीके का लेना देना है नहीं इनका। सिर्फ एक तरफ की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बताइए, एक तरफ की बात है। लेकिन हाँ, अवस्थी एक सेकंड रंगरेज जी, जिस तरीके से एक सेकंड वीडियो दिखाई, नहीं रंगरेज जी, एक सेकंड रुक जाइए सर, आपकी भी बारी नहीं आई है सर। जब मैं आपको मंच दूंगी तब आप बोलिएगा प्लीज। कोई पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट को इंटरप्ट नहीं करेगा प्लीज। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी बात पूरी कीजिए। से ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिलने के पश्चात शिवलिंग पर, सिर्फ ज्ञान व्यापी के नहीं, शिवलिंग पर, भगवान शिव पर जिस तरीके से यहाँ पर बयान दिए गए हैं, उनको आप किस कोटि में रखते हैं? वो वास्तव में ईश निंदा में आता है कि नहीं आता? वो घृणा में आता है कि नहीं आता? वो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने में आता है कि नहीं आता? कितने ट्वीट हुए हैं, हजारों ट्वीट किए हैं, यहाँ से नहीं बाहर तक से हुए हैं। ठीक है सर, पर पूरे दुनिया, ठीक है, वापस आऊंगी मैं, आपको वापस दोबारा से मंच दूंगी। जल्दी से एक कमेंट डॉक्टर अजीज खान। भड़काऊ बोल के मामले में तो कोई पीछे नहीं है। एक ऐसा बयान बता दीजिए, इस देश में भाईचारे की दुहाई तो बहुत दी जाती है, लेकिन बीते वक्त में अगर बात की जाए, एक ऐसा बयान जिससे भाईचारा बहुत बढ़ा हो, या बहुत तो मैंने शायद यूज ही नहीं करना चाहिए, जिससे भाईचारे की तरफ इशारा भी किया गया हो, ये कहा भी गया हो कि भाईचारा होना चाहिए, हम रहे हैं, एक हजारों साल पुराना हमारा सिविलाइजेशन है। एक बयान, डॉक्टर अजीज खान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आवाज है, अब आप सवाल पूछिए क्योंकि कट गया था फोन। एक ऐसा बयान जिससे भाईचारा बढ़ा हो, यही सवाल है मेरा। भड़काऊ बोल तो हर तरफ से आए हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा भाईचारा बढ़ाने की कोशिश की है, और कोई भी हमारा जो प्रवक्ता है, हमारे नेता जो है, वो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते जिससे भाईचारा आपस में बिगड़े। हमने हमेशा कहा है, हमारे नेताओं ने हमेशा कहा है, हमारे बड़े नेता ने कहा है, उन्होंने हमेशा कहा है कि ये मुल्क जो है ये बहुत ही खूबसूरत है, एक गुलदस्ते की तरह है, सभी धर्म, मजहब, संप्रदाय के लोग इसमें एक गुलदस्ते की तरह रह रहे हैं, और सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी के आस्था का सम्मान होना चाहिए, जो भी मजहब हो सबके आस्था का सम्मान होना चाहिए। प्रोटेस्ट करना है, शांति प्रिय ढंग से करें आप प्रोटेस्ट, या किसी तरीके का विरोध जताना है तो उसको बहुत शांति प्रिय ढंग से आप विरोध जताएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उकसावे की बात करें या ऐसी कोई बात ना करें इससे किसी का दिल दुखे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बातें होनी चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए वॉक द टॉक होना चाहिए। सर सुनिए ना प्लीज मेरी बात सुनिए सर। लड़के हैं, गलती हो जाती है। किस पार्टी के नेता का बयान था? शफीकुर रहमान बक को आपने समझाया सर, जो आप यहाँ इस मंच पर कह रहे हैं सर, आपकी पार्टी ने शफीकुर रहमान बक को समझाया है ये सब? क्या मैडम कह रही थी? आवाज आपकी बहुत आहिस्ता थी। सर मैं कह रही हूँ शफीकुर रहमान बक को समझाया आपने ये सब? भाईचारा, दोस्ती, प्यार, हिंदू मुसलमान एकता, दो मीठे बोल बोलने के लिए कभी उनसे कहा कि आप कयामत की बात मत कीजिए, खून खराबा हो जाएगा, इस तरह के स्टेटमेंट मत दीजिए? आपने कोई एक्शन लिया हो सर, समझाया हो उन्हें? बता दीजिए सर इस मंच से। देखिए, हमने आपसे कहा सबसे बड़ी बात होती है नेता, जिसके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। हमारे नेता का आदर्श देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का, उन्होंने कोई बयान ऐसा अब तक नहीं दिया कि जिससे किसी का दिल दुखे या किसी की आस्था के सम्मान को ठेस पहुंचे। कोई एक ऐसा बयान उनका आप बताइए डॉक्टर अजीज खान, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, पत्थर रख दो, झंडा लगा दो, मंदिर बन जाएगा। ये भूल गए सर, ये भूल गए? उन्होंने क्या कहा था? हाँ, और किस लहजे में कहा था? सुनिए ना मेरी बात। जी। उन्होंने कहा कि हिंदू माइथोलॉजी में एक मंदिर जो बनता है उसमें पत्थर रखा जाता है और वो वहां देवी देवताओं का निवास होता है, एक कॉन्सेप्ट है। उन्होंने उस बात को रखा, इसमें क्या बुराई है? वो कहीं ना कहीं अच्छा सर कॉन्सेप्ट है, कहीं भी पत्थर रख दो सर, कहीं भी पत्थर रख दो। ऐसा देखिए, मैंने आपसे कहा
कि उन मुद्दों पे मैं नहीं जाना चाहता। अब आप अभी उन्होंने आपने जो कहा बात एक कही ऐसा है, स्टेटमेंट बता दीजिए। अब मैंने स्टेटमेंट आपको बता दिया तो अब मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता सर, प्लीज सर। अब आप मुद्दे पर ही रहिए और मैं आपसे यही कह रही हूँ, कहीं भी पत्थर रख दो, झंडा लगा दो, मंदिर बन जाएगा। मैंने आपसे कहा, उन्होंने कहा ना स्थापना होती है, मंदिर की स्थापना। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि स्थापना होती है, मूर्ति की स्थापना होती है। अच्छा, उनके भाषण उनके रिएक्शन का ये अंश शायद मैंने मिस किया होगा। आप पूरा मुझे बताइए जरा, आप मुझे पूरा बताइए। उन्होंने ये कहा होगा कि स्थापना होती है, ये उन्होंने नहीं कहा कहीं भी पत्थर रख दो, झंडा लगा दो, मंदिर बन जाएगा, नहीं कहा उन्होंने। उनके कहने का आशय यही था। अच्छा, ये समझना पड़ेगा। अब उनके मन में क्या है सर, उनके मन में क्या है, ये आश्रय समझने के लिए फिर उनके जैसा मन होना चाहिए सर। जब आप सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं तो आश्रय तो आप ही समझाएंगे ना। जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं क्या कहना चाह रही हूं, मैं ही आपको क्लैरिटी दूंगी सर, ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन आपको ना होने पाए। कोई बात नहीं। डॉक्टर रिजवान अहमद, भड़काऊ बोल तो हर तरफ सुनाई दिए हैं। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। एक तो मेरे नाम के नीचे से ये राजनीतिक विश्लेषक हटवा दीजिए। ये राजनीतिक विश्लेषक और इस्लामिक स्कॉलर ऐसे हो गए, एक पत्थर उठाओ तो नीचे से दो निकलते हैं। सिर्फ वकील लिखवा दिया करिए, इतना बहुत है। ठीक है सर, वकील लिखवा देते हैं सर। दूसरी चीज ये जो मैं जी अभी मैं बहुत दिन से देख रहा हूं ये गुलदस्ता मेरा भारत एक गुलदस्ता। जब से मुसलमान इस देश में, जब से उन्होंने पहला कदम रखा, और ये जब गुलदस्ता कहा जाता है ना, तो हिंदू मुसलमान को दिमाग में रख के कहा जाता है, सिख ईसाई को, सबको। भैया उससे पहले कोई हिंदुस्तान आग का गोला नहीं था या कोई गंदगी की ढेर नहीं था जिससे पहले सबसे पहले मुसलमान यहां आया। उससे पहले गुलदस्ता ये तब भी था, गुलदस्ता ये अब भी है। और ये भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जिसने भारत को ये गुलदस्ता बना रखा है। जिस दिन ये संस्कृति डगमगा जाएगी, गुलदस्ते में जो फूल हैं उनके परकच्छे उड़ जाएंगे। तो ये गुलदस्ता का भाईचारा कम से कम मेरे सामने ना किया करो भाई, पहली बात। दूसरी बात, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा। प्यार में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मैं लश्करे जाहिलिया बोलता हूं। लश्करे तोयबा सुना होगा ना, एक लश्करे जाहिलिया है और उसके सदर हैं जाहिले आजम। उनका मैं नाम नहीं लेता हूं, आप समझदार हैं। योगी जब मठ में चला जाएगा तुम्हें कौन बचाएगा? ये भाईचारा था ना, ये गुलदस्ते में पानी डाला जा रहा था ना, उस गुलदस्ते को के फूलों को निकालने के लिए खाद डाली जा रही थी ना, कि जब योगी मठ में चला जाएगा तुम्हें कौन बचाएगा। और अभी क्या बोला? मैं मरने के लिए तैयार हूं, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? अरे हेलो ओ भाई, ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है जहां पे सत्ता मरने और मारने से मिलती है। हेलो, ये अपनी इस्लामी भाषा, तालिबानी भाषा अगर राजनीतिक में लानी है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लिबिया, ओमान, कतर चले जाओ। इस देश में ये डायलॉगबाजी नहीं होती, मैं मरने को तैयार हूं, क्या तुम भी मरने को तैयार हो? इस देश में होता है जनता फैसला करेगी, संविधान फैसला करेगा, न्यायालय फैसला करेगा। मरने मारने की बात करनी है, बॉर्डर पार करो, जाओ, इस देश में गंदगी ना मचाओ। तीसरी बात, भड़काऊ भाषण की जो धाराएं हैं वो सिर्फ बहुसंख्यक के लिए हैं, सिर्फ। अब आप देख लो, वसीम रिजवी था तो बाहर था, जितेंद्र त्यागी बना अंदर चला गया। इस देश में भड़काऊ बात सिर्फ बहुसंख्यक कर सकता है। अल्पसंख्यक को संविधान से छूट मिली हुई है सेकुलरिज्म के नाम पर। अरे अभी 3 दिन पहले सुन रहा था मैं, अदिति, आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ काट देंगे, उंगली उठाओगे तो उंगली काट देंगे। ये रहते हिंदुस्तान में हैं, इनकी फितरत तालिबान और अरब और सीरिया और इराक के भारी नहीं आ पा रही। ये कमबख्त संविधान की बात ही नहीं कर पाते, जब देखो कुछ ना कुछ काटने पे लगे रहते हैं। इन सबको उठा के डालो अंदर और लगाओ डंडे और लगाओ एनएसए। जो जो बकवास कर रहा है सेकुलरिज्म के नाम पर किसी को मत छोड़ो।
अरबियों के नाम पर किसी को मत छोड़ो, यूनाइटेड नेशन के नाम पर किसी को मत छोड़ो। जिस देश को जो करना होता है वो करता है, चाइना को जो करना होता है करता है, रशिया को जो करना होता है करता है, श्रीलंका जो को करना था किया। किसी की परवाह ना करो, आत्मनिर्भर बनो और डालो सबको अंदर, सबको अपनी औकात बताओ इनको, जो संविधान के नाम पर और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश में भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उठाए। आपने कहा कि बहुसंख्यक के बोल भड़काऊ होते हैं। खैर, यहाँ पर डॉक्टर रिजवान अहमद FIR असदुद्दीन ओवैसी पर भी हुई है सर, असदुद्दीन ओवैसी पर भी FIR हुई है। जल्दी से आपको, क्योंकि रंगरेज जी काउंटर करना चाह रहे थे। और ये सब हुई है। ठीक है सर, ठीक है रंगरेज जी, जल्दी से आप काउंटर करना चाह रहे थे, आपका काउंटर, उसके बाद मौलाना एजाज अतहर, जल्दी जल्दी प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था, अभी आपने ओवैसी साहब की कई सारी वीडियोस दिखाई, उसमें कहीं पर भी कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं है। अच्छा। मगर जो धर्म संसद के नाम पर देश में बाकायदा कई सारे धर्म संसद हुए जिसमें बाकायदा आपको उसमें कुछ भड़काऊ नहीं लगा? मुसलमानों को मार दो काट दो की बात की गई, मगर उन पर ना तो NSA लगी, ना ही उन पे कोई ज्यादा बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई। कुछ दिनों के लिए वो जेल गए और बाहर आ गए, जब कोर्ट ने उन्हें यह कहा कि आप गलत बयानी नहीं, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते। गलत बयानी नहीं। आप ये बताइए क्या एक्शन लिया गया उन पर? उन पर जेल गए थे वो थोड़े दिन के लिए, गए थे जेल, मगर NSA नहीं लगी उनके ऊपर। ऐसे लोगों के खिलाफ NSA लगनी चाहिए जो देश को तोड़ना चाहते हैं। मौलाना नदीम का बयान सुनना चाहिए, एक बार वो भी सुनिए। और मैं आपको ये स्पष्ट कर देती हूँ रंगरेज जी, मैं आऊंगी आप पर, लेकिन एक बात स्पष्ट करते हुए, बार बार हम ताल ठोक के जी न्यूज के मंच से यही कहते हैं, इस देश में संविधान सर्वोपरि है और ये देश उसी से चलेगा। चाहे कानून के रॉन्ग साइड कोई भी हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। सुन लीजिए मौलाना का बयान, उसके बाद आप ही से सवाल है मेरा। रंगरेज सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, तुम मुझे गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे वालिदैन को गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो बर्दाश्त है, लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हजरात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे। जी बताइए, इसमें क्या भड़काऊ भाषण दिया उन्होंने? अच्छा, इसमें आपको कुछ भड़काऊ नहीं लग रहा है? क्या भड़काऊ भाषण दिया उन्होंने? आप क्या बोल रहे हैं? हमारे नबी के आप जुबान काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, आप ये कह रहे हैं इसमें कुछ भड़काऊ नहीं है? उसकी आप ये कह रहे हैं कुछ भड़काऊ नहीं है? उसकी सजा यही है जो नबी आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे सर, आप अपने कानून हाथ में ले लेंगे। कानून, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। मैं नहीं चलाऊंगी इस तरह से मैं बात नहीं करूंगी। जो भी गेस्ट कानून के खिलाफ बात करेगा मैं बात नहीं करूंगी। आपको इसमें ये आप कह रहे हैं कानून इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है कि आप जाकर हाथ काट देंगे किसी का, कानून इजाजत देता है कि आप जाकर जुबान काट लेंगे किसी की। किस तरह की बात है? ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए, वो स्टेटमेंट फिर से लेकर आइए, वो स्टेटमेंट फिर से लेकर आइए, प्लीज स्टेटमेंट लेकर आइए, ऑडियो डाउन कर। बर्दाश्त कर लेंगे, तुम मुझे गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे वालिदैन को गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो बर्दाश्त है, लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हजरात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे। मौलाना एजाज अतहर, ये किसे भड़का रहे हैं? मौलाना किसे भड़का रहे हैं? भाई देखिए, इस तरह की बातें जो है कि नहीं करना चाहिए हैं, इसलिए कि इसके तो कानून अपने हाथ में लेने की बात है, कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बेशक रसूलुल्लाह प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के लिए किसी को बोलने का इख्तियार नहीं है, और किसी भी धर्म के जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी किसी को बोलने का हक नहीं है। हमारा इस्लाम मजहब भी इस बात की तालीम नहीं देता, हमको नहीं सिखाता है कि आप दूसरे मजहब के लोगों को बुरा भला कहिए। इस्लाम तो ये कहता है कि आप दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहिए, साफ साफ कुरान में लिखा हुआ है। तो वो बात तो ठीक है, लेकिन ये कि हम हाथ काट लेंगे और जबान काट लेंगे और आंखें निकाल लेंगे, ये आपका इख्तियार नहीं है कि आप किसी के हाथ काटिए या आंखें काटिए। हाँ, किसी ने बुरा कहा है तो बुरे को बुरा कहिए। नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की है, नुपुर शर्मा को बुरा कहिए। नुपुर शर्मा के लिए हम मांग करते हैं कि उसको जेल में डाला जाए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। सिर्फ पार्टी से निष्कासित करना ही काफी नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हमने अपने हाथ में कानून को ले लिया।
ये बिल्कुल गलत बात है। जी रंगरेज जी, मौलाना साहब ने शायद धार्मिक किताब जो है वो अलग पढ़ी होगी सर, आपसे अलग पढ़ी होगी मौलाना इजाजत खान ने। एक पक्ष दिखाया, आप धर्म संसद वाली एक बार वीडियो चला दीजिए सर, मैंने आपसे क्या कहा, कितनी सारी उन्होंने क्या क्या वाहियात बातें की हैं। सर सुनिए, ये जो आप हिंदू मुसलमान करते हैं ना, ये नहीं भाईचारे, ऐसे लोगों पे सुन लीजिए, आपको शायद पता नहीं है, आपको शायद पता नहीं है FIR में और किस किस का नाम है। आपको पता है असदुद्दीन ओवैसी के अलावा और किसका नाम है? जी पता है आपको? कई सारे पार्टी नहीं आप मुझे बता दीजिए। हाँ बताइए किस किस का नाम है? चैनल पर आकर नहीं सर, आप मुझसे ये बताइए मुझे कि किस किस का नाम। सबका खंडन करता हूँ, ये गलत है। किसी के भी धर्म के बारे में कोई बात कहना ये बिल्कुल गलत बात है और नहीं कहनी चाहिए। अगर कोई कहता है उसका इलाज है जेल, उन्हें जेल भेजिए। पहले आप ये नाम देख लीजिए किस किस के नाम है, ध्यान से देखिए, आप ही पढ़िए। चलिए आज आप पढ़िए नाम, मैं नाम पढ़ूंगी तो आप उतनी शिद्दत से सुनेंगे नहीं। आप नाम पढ़िए सर, किस किस पर FIR है, पढ़िए सर। रंगरेज जी नाम देख पा रहे हैं? जी है, शादाब चौहान है, सबा नकवी है, हफीजुल हुसैन अंसारी है, हफीजुल हसन अंसारी। हाँ अगला नाम जी, अगला नाम बिहारी लाल यादव है जी, आगे पढ़िए। इलियास सैफुद्दीन है, मौलाना मुफ्ती नदीम है, अतीउर रहमान है, R विक्रमेन है, नगमा शेख है। तो इन नामों में आपको क्या दिख रहा है? देखिए ना कितना बढ़िया बैलेंस बनाया इन्होंने पूरा। अच्छा बैलेंस बना दिया। अब बैलेंस जब दंगा होता है तो वहां पर बैलेंस नहीं बनता, वहां कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों को बंद किया जाता है, मुसलमानों को मुकदमे लगाए जाते हैं, मुसलमानों के मकान तोड़े जाते हैं, टारगेट कर पूरा। यहाँ पर बैलेंस बना दिया। देखिए कैसा बैलेंस बनाया। लिस्ट पढ़िए, सिर्फ दो बीजेपी अभी लिस्ट पढ़िए, अभी लिस्ट लंबी है, लिस्ट लंबी है रंगरेज जी, लिस्ट लंबी है, पढ़िए लिस्ट लंबी है, पढ़िए लिस्ट लंबी है, पढ़िए लिस्ट लंबी है, पढ़िए लिस्ट पढ़िए, अभी आगे पढ़िए। नहीं आप ये लिस्ट पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, पढ़िए लिस्ट। दिवाकर दानिश कुरैशी, नहीं दिवाकर नहीं, दिवाशंकर जी, पढ़िए आगे पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। कुमार दिवाशंकर, दानिश कुरैशी, यति नरसिंहानंद, नरसिंहानंद, एक बार फिर से पढ़िए नाम। लक्ष्मण, नहीं ये नाम फिर से पढ़िए जी। हाँ नरसिंहानंद का नाम आपको दिखाई दे रहा है इसमें? जी हाँ दिखाई दे रहा है। जी आगे पढ़िए। स्वामी जितेंद्र नाम है उनका, स्वामी जितेंद्रानंद और लक्ष्मण दास जी। हाँ सर, अब इनमें आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी बैलेंस। बीजेपी के दो ही प्रवक्ताओं के नाम है, बाकी जितने बीजेपी के होट जो हेड स्पीच दे रहे हैं, जिसमें साक्षी महाराज है, गिरिराज सिंह है, संगीत सोम है, इनका नाम क्यों नहीं है? बैलेंस बनाने का कौन सा बयान है, कौन सा बयान है बताइए। साक्षी महाराज का ट्वीट देखिए कि हिंदुओं, सभी हिंदू भाइयों को हथियार उठा लेने चाहिए। आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट है? देखिए आप उनका ट्वीट नहीं कौन से बयान है जिन्हें लेकर आप पुलिस में गए हैं, आप बताइएगा मुझे, बिल्कुल बताइएगा, जो इसीलिए आपको बुलाया है जी। जिन लोगों को ये लगता है, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, सुन लीजिए बाबा की कार्रवाई डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान सुन लीजिए, एक तरफा होती है, मैं बार बार कह रहा हूं। पहले तो उनका नाम, पहली बात सुन लीजिए सर, ध्यान से सुनिए। यहां पर जिसका जो नाम है उस नाम से एड्रेस कीजिएगा। आप एक ऐसे मंच पर बैठे हैं जिसे ना सिर्फ भारत बल्कि 150 प्लस कंट्रीज में देखा जाता है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से और बहुत संभल के साथ, संयम के साथ, मर्यादित तरीके से जरा रिएक्शन सुनाइए। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि जुल्म को सहा जाए, जुल्म को सहना भी जुल्म है, याद रखो मेरी इस बात को, जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के, याद रखो। वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए, अब वो दिन चले गए वो डराने के, अब डराने वाले याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ तो रंगरेज जी, ये किस पे जुल्म हो गया कानपुर में? ये किसका पंजा पकड़ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। हाँ, जब कानूनी कार्रवाई के वहां पे दंगा हुआ, हम उसका बिल्कुल भी कंडेम करते हैं कि दंगा नहीं होना चाहिए, मगर जब दंगा दोनों तरफ से होता है और कार्रवाई एक तरफा होती है तो हमें पीड़ा होती है।
क्यों होती है? देखिए, आप जितने भी अभी तक पकड़े गए हैं लोग, शायद 55-60 लोग पकड़े गए हैं, उनमें सारे मुस्लिम हैं, एक ही धर्म के लोगों को पकड़ा गया। जबकि दंगा करते हुए लोगों की वीडियो है बाकायदा, वो सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियो पड़ी, बम मांग रहे थे, पुलिस की मौजूदगी में लोग पत्थर चला रहे थे। क्या एक तरफा कार्रवाई? मगर यही बात का दुख है कि कार्रवाई के नाम पे सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जाता है। ठीक है, पूरा ये मैं आपको पूरा बताऊंगा, ये पूरा दिल्ली से लेके आप कहीं, मैं दिल्ली की आपको दिल्ली का बता देता हूं। दिल्ली में कार्रवाई के नाम पर मस्जिद तोड़ी गई, बराबर में मंदिर था, वो नहीं तोड़ा गया। प्लीज सुन लीजिए मेरी बात। इस तरह से ना भड़काऊ भाषण नहीं, भड़काऊ भाषा भी नहीं। सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब इस तरह से दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लिया जाए तो उसमें भी सर्वधर्म संभाव बनाया जाए, ये कहना चाह रहे हैं आप मुझसे? जवाब लीजिए रिजवान, डॉक्टर रिजवान अहमद से जवाब लीजिए। डॉक्टर रिजवान अहमद, यहां पर एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है। डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं सवाल दोहराना चाहती हूं क्योंकि ये सवाल, ये जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है ना, ये सियासत ने बहुत डिटेल में यूज की है। ये क्या जरूरी है? इस देश में तो हर धर्म और कम्युनिटी के लोग रहते हैं, क्योंकि आप दंगाइयों पर एक्शन ले रहे हैं तो क्या वहां पे भी आप सर्वधर्म संभाव बनाएंगे? जी अभी बता देता हूं, बिल्कुल। बस देखिएगा, डिस्टर्ब ना करे कोई। भाई देखिए, जिनकी गिनती जितनी जहां, उतनी गिनती लिखी जाएगी। आप आईएएस में जितने हैं उतने ही बताए जाएंगे। 30-40 साल पहले अगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के गायक और मौसीकार जो थे, उनके आप शायरों के नाम लिखो तो 90% उसमें मुसलमान गिनाए जाएंगे। किसी मुशायरे को उठा लो तो 90% मुसलमान होंगे। कबीर सम्मेलन को उठा लो, 99% हिंदू होंगे। जेलों में चले जाओ तो 35% मुसलमान होंगे। तो जो जहां जितना होगा उतना गिना जाएगा। अब अगर आपने, मुसलमानों ने बाई चांस पत्थर चलाए हैं तो अपने अपने घरों से हिंदुओं को तो पकड़ के नहीं लाएंगे ना भाई, कि चलो 50 वहां के हो गए तो 50 तुम्हारे भी हो जाएं। ये कैसी बातें करते हो भाई, कैसी बातें करते हो? एक काम करो, या तो वो वीडियो पब्लिक छतों से पत्थर फेंके जा रहे थे, पुलिस की मौजूदगी में पत्थर फेंके जा रहे थे, पुलिस की मौजूदगी में बम के लिए कहा जा रहा है कि बम दीजिए। एक सेकंड रंगरेज जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। सुनो भाई, नहीं, ये शायद ये कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड डॉक्टर रिजवान अहमद, ये शायद ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ हिंदू ही नहीं, इसमें तो पारसी भी आने चाहिए थे, इसमें तो सिखों को भी लाना चाहिए था, इसमें तो ईसाइयों को भी ले आना चाहिए था, क्योंकि जो ये दंगे में भी ना आरक्षण होना चाहिए कि इस धर्म के लोगों का इतना रिजर्वेशन है। अभी मैं बता दूं, सुन लीजिए, अभी मैं बता दूं। सुनो रंगरेज भाई, मेरे भाई सुनो। जी आपके ऊपर तो सरपरस्ती एक बैरिस्टर की है। जितने मेरे वीडियो हैं, राय दे रहा हूं मुसलमानों को। आप इस बात से चिंता न रहिए, मैं उनका स्पोकपर्सन नहीं हूं। अच्छा सुन लो, हाँ अच्छा सुन लो। आपके ऊपर किसकी सरपरस्ती है ये आप बता दें। मेरे पे उनकी सरपरस्ती नहीं है, मगर आप जरूर बताएं कि आपके ऊपर किसकी सरपरस्ती है। आप जरूर बता दें। लिया ना, नहीं अब मेरी तो सुन लो। आप बता दें आपके ऊपर सरपरस्ती किसकी है, बस आप बता दें। सुन लो, मैं सुन रहा हूं, आप सरपरस्ती बताइए आपके ऊपर। भाई मुंह पे थोड़ा चुप रहना भी सीखा करो। अरे मैं चुप ही तो हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। आपने मेरे से पूछा कि आपके ऊपर सरपरस्ती ओवैसी साहब की, मैंने मना कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके ऊपर सरपरस्ती किसकी है, आप बताइए। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो सुनेंगे कैसे सर? उनका जवाब सुन लीजिए प्लीज। डॉक्टर रिजवान अहमद, राय दे रहा हूं तो राय लेते नहीं हो आप। सरपरस्ती का नाम आपके पास वीडियो है, जितने भी आपके पास वीडियो हैं, सबको ले जाके 156(3) कानपुर के लोअर कोर्ट में डाल दो। कह दो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, एफआईआर दर्ज हो। मैं बताता हूं सबके खिलाफ कार्रवाई, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तुम लोगों को कानून से लड़ना तो आता नहीं है। कभी कहोगे हाथ काट देंगे, कभी कहोगे पैर काट देंगे। कानून से कैसे लड़ा जाता है तुम लोग को मालूम ही नहीं है। जाओ 156(3) में लिखाओ मुकदमा। अरे कानून से लड़ने की बात सुनिए, जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया कानपुर में जबर हयात हाशमी को, उसके लिए रिमांड के लिए भी उसका रिमांड तक नहीं लिया गया, जिसे आरोपी बनाया गया। सब दंगों में क्या सारे मुसलमान ही आरोपी बनाए जाएंगे? मुसलमानों के टारगेट करके तोड़े जाएंगे?
पहले एफआईआर तो लिखाओ। अरे सफदर हाशमी जो मुख्य आरोपी है कानपुर दंगे का, जिसे बाबा की सरकार ने मुख्य आरोपी बनाया है, उसका रिमांड क्यों नहीं लिया गया? वो जेल में क्यों भेजा गया? उसका रिमांड लेते, उनसे सच्चाई निकलवाते, मगर उसके पास सबूत ही नहीं थे पुलिस के पास कि वो सबूत कहां से जुटाते, क्योंकि सफदर हाशमी को जिसको मुख्य आरोपी बनाया उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है पुलिस के पास। एक सेकंड, आप इनसे पूछिए सफदर हाशमी का क्यों नहीं लिया? पहले सुनिए मेरी बात, सुनिए। ये अदालत में सबूत प्रोड्यूस नहीं होने हैं, तो जब आप यहाँ आर्ग्यूमेंट करने आए हैं, जब आप आर्ग्यूमेंट करने आए हैं तो तार्किक तौर पर बात कीजिए और उन्हें भी अपनी बात करने का मौका दीजिए भाई। किसी भी डिस्कशन ऐसा सुन लीजिए प्लीज। यहां पर 3 पैनलिस्ट और हैं जो आराम से आपकी बात सुन रहे हैं सर, तो उनकी पेशेंस को भी थोड़ी सी सराहना कीजिए, उन्हें भी मौका दीजिए सर, जवाब लीजिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज, और इंतजार कीजिए ताकि हर पैनलिस्ट को बोलने का मौका मिले सर। लोकतांत्रिक देश यही है ना? जी बिल्कुल यही। हाँ तो बस फिर थैंक यू डॉक्टर रिजवान अहमद, 40 सेकंड। और एक दूसरी बात करनी है मुझे जी, एक मुझे दूसरी बात करनी है, वो मैं माफी चाहता हूं, जो एक साहब बैठे हैं काली शेरवानी पहने, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूं, डॉक्टर अजीज खान या मौलाना एजाज अतर, एजाज भाई, मौलाना एजाज अतर, यू मीन एजाज भाई ने, जी हाँ एजाज भाई, जी जी जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि अगर नुपुर ने कुछ ऐसा बोल दिया है, आप कार्रवाई करिए, आप उसका विरोध भी कर सकते हैं, ये कर देंगे महिला के साथ वो कर देंगे, ये सब गलत है। तो आपने कहा कि आपने कोई और किताब पढ़ी है, अच्छा मैंने कोई और किताब पढ़ी है। एजाज भाई, जब रामनवमी पर पत्थर चले थे तो मुसलमान भाइयों ने ये कहा था, जायज बात है कि भाई हमारे मोहल्ले में आके हमको प्रवोक कर दिया। तो एजाज भाई ये बताइए, ये 4-5 दिन से नुपुर का नाम क्यों लिया जा रहा है? रहमानी और नुपुर दोनों का क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप मानते हैं कि इस हालात के लिए सिर्फ नुपुर नहीं, रहमानी और नुपुर दोनों जिम्मेदार हैं। अगर आप जब 10 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई, इस तरह से नहीं, ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज, नहीं होगा ऑडियो। एक सेकेंड, रंगरेज जी सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से सर, अगर आप हर बार चिल्लाएंगे मैं मजबूर हो जाऊंगी ऑडियो डाउन कराने के लिए सर, प्लीज। नहीं ऐसे मैं डिस्कशन नहीं करती हूँ, आप सुन लीजिए, ऐसे डिस्कशन नहीं होते। एफआईआर कहाँ है? एफआईआर हुई है मगर हाँ तो कहाँ पर हुई है एफआईआर? एक सेकेंड, मैं आपसे जो बात कर रही हूँ सिर्फ उनका जवाब दीजिए, कहाँ हुई है एफआईआर? और कहाँ हुई है? हाँ महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? एक सेकंड रुक जाइएगा डॉक्टर रिजवान अहमद प्लीज। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। मतलब नहीं है मुझे, सर कार्रवाई कौन करता है? हाँ तो देश के कानून से मतलब है ना, तो सर आप उसमें बीजेपी कैसे देख रहे हैं? उसमें आप बीजेपी कैसे देख रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है महाराष्ट्र में, ये बताइए। मुझे नहीं पता किसके पास। आपको नहीं पता तो सर पता करिए, नहीं पता तो पता करिए सर, ताकि आप सही सवाल उठा सके, ताकि आप सही सवाल उठा सके। ठीक है, सही सवाल उठाने के लिए जरूरी होता है आपको जानकारी हो, तो ये होमवर्क कीजिए सर प्लीज। हाँ प्लीज, विपक्षी दल की तो कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई बीजेपी करेगी या फिर जो वहां पर महाविकास आघाड़ी है वो करेगा कार्रवाई? मौलाना एजाज अतर प्लीज, इस तरह से नहीं। और अंग्रेज जी, नेक्स्ट टाइम आपने किसी गेस्ट को इंटरप्ट किया सर, मैं मजबूर हो जाऊंगी ऑडियो डाउन करने के लिए, मैं आपको अभी स्पष्ट कर रही हूँ प्लीज। मौलाना एजाज अतर और उसके बाद अपनी जय अवस्थी, जल्दी प्लीज। देखिए, इन्होंने जो अभी मुझसे सवाल किया है रिजवान साहब ने, मामला यह हैगा कि इनको ये बात सोचना चाहिए है कि रहमानी हो, सुबहानी हो, कोई साहब भी हो या नुपुर हो या कोई भी हो, इस तरह के कैरेक्टर पेश अगर होते रहेंगे तो आपके और हमारे मुल्क का क्या होगा, देश का क्या होगा? हमने आप इतना बस बताइए कि रहमानी जिम्मेदार है या नहीं, मुसलमान बयान दे दिया। आप कहां लेकर के जा रहे हैं कौम को? किधर लेकर के जा रहे हैं आप? क्या आप यही चाहते हैं? आप इतना बताइए। वाह 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 वाह, आ गई असलियत सामने आ गई भाई। किसी भी मजहब के बारे में बोलता है, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे ईसाई मजहब हो। नहीं, आप बताइए रहमानी ने सही किया या गलत किया? आप ये बताइए रहमानी ने सही किया या गलत किया? आप ये बताइए, बस इतना बताइए। गलत किया, 100% गलत किया। किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी धार्मिक जुलूस के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। पत्थर तो हमारे मोहल्लों के जुलूसों के ऊपर फेंके हैं, ठीक है, उसको भी गलत कहिए। हमारी मोहल्लों के जुलूसों के ऊपर हमले हुए हैं, उसको भी गलत कहिए। उसको मुसलमानों ने फेंका है,
अरे भाई यहाँ बात हो रही है नुपुर की और रहमानी की, तो नुपुर का अगर नाम लिया जाएगा तो रहमानी का भी लिया जाएगा। बात खत्म, बात खत्म। कलेजा बड़ा करके सुन लीजिए, पत्थर रहमानी ने नहीं फेंका हिंदू के ऊपर, मगर पत्थर आपने भी फेंका है, मुसलमान ने मुसलमान पर भी फेंका है। हमारे मोहल्ले के जुलूस लखनऊ में ये बताइए कि मेरे सवाल के बाद आप इतना भड़के क्यों लग रहे हैं? मेरे सवाल के बाद आप इतना भड़के क्यों लग रहे हैं भाई? खड़ी बात कहिए, रहमानी ने किया है, हम पूरा आप भड़क गए, गुस्सा आ गया आपको, आप भड़क गए भाई, आप भड़क गए। नहीं, क्यों भड़केंगे? हम I like the smile. कहने वाले हैं। I really like the smile. Thank you so much मौलाना एजाज अतर और डॉक्टर रिजवान अहमद। डिस्कशंस अगर इसी तरह से हो और इसी सभ्य तरीके से हो तो वाद विवाद अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, और ये इसी तरह की डिबेट्स हम लाने की कोशिश करते हैं। अब निजेश अवस्थी जी मुस्कुराते हुए ही आपका भी जवाब, और सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो पक्षपात सिंड्रोम से पीड़ित है, दिल्ली पुलिस जो है वो संतुलनवाद से पीड़ित है, उस पर क्या कहेंगे आप? अदिति जी सिर्फ ओवैसी की बात नहीं है, ओवैसी साहब की बात नहीं है। अभी जो रंगरेज साहब थे वो भी कहते थे कि कितने दूसरे लोगों को किया कि नहीं। एक तरफ तो कहते थे कि बैलेंस करने की बात है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दूसरे लोगों को नहीं किया, उनको भी करना चाहिए, चाहे वो हो या ना हो, अपराधी हो या ना हो, उन्होंने कोई गुनाह किया हो या ना किया हो। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इजाज खान साहब से पूछना चाहता हूं, वो आपके उम्मीदवार थे ना जिन्होंने कहा था कि मैं यहाँ के पुलिस वालों को कहूंगा कि अभी जो है इनका ट्रांसफर मत करना, अभी इनको बाहर मत निकालना, पहले हम हिसाब किताब बराबर करेंगे। ये संवैधानिक बात थी ना। क्या किया आपने? लाल बिहारी यादव के खिलाफ आपने क्या किया? पार्टी ने उनसे सवाल पूछा। अभी तो अखिलेश यादव के बारे में तो अदिति जी ने कहा ही था अभी आपके सामने। मैं कौन से नेता का बात बताऊं? एसटी हासन की बात बताऊं, या वो सहारनपुर वाले जो नेता हैं जो कांग्रेस से आपके पास आए उनकी बात बताऊं, या नाहिद हसन की बताऊं ना? बात अदिति जी साफ सी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक बात बताइए कि लगातार ज्ञान व्यापी के सर्वे के पश्चात भगवान शिव पर लगातार इनमें से जितने लोग बैठे हैं, क्या इनके अल्लाह, इनका खुदा हमारा खुदा नहीं है क्या? हमारे भी तो है ना। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर अल्लाह के ऊपर कोई गलत बात करता है तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है कि ये हिंदू धर्म के अनुकूल नहीं है। ये क्यों नहीं बोलते? जब ये शिवलिंग के बारे में बोल रहे थे तो ये ताली बजा रहे थे ये सब लोग कि देखा, कोई कहता था भाभा इंस्टीट्यूट में शिवलिंग है, कोई कहीं पर कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। आप एक बात बताइए कि बैलेंस करने की बात नहीं है। दिल्ली दंगों में आपको मालूम है कितने हिंदू गिरफ्तार हुए हैं, कितनों को सजा हुई है, कितनों के FIR में नाम है? आप कहते हैं एक तरफा कार्रवाई होती है। जब जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकल करके पत्थर फेंके जाएंगे तो उसमें आप हिंदुओं को कहां से ले आएंगे? पेट्रोल बम आप पेट्रोल भरवाते हुए दिखाई दिए ना। उसके पहले 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई वहां पर, बाकायदा 141 व्हाट्सएप ग्रुप बने। ये सारी बातें हैं ना। कोई दूसरा ग्रुप बताओ ना आप कि हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप इकट्ठे कर रहे थे वहां पे कि इकट्ठे होना है, जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर इकट्ठे होना और पत्थर फेंकने। आप कमाल करते हैं। चलिए, ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम बहुल इलाके जो है संवेदनशील हो जाते हैं? मुस्लिम बहुल इलाका ही संवेदनशील होता है, हिंदू बहुल इलाका कभी संवेदनशील नहीं होता। नहीं, मुझे लगता है स्वीपिंग जनरलाइजेशन में नहीं जाना चाहिए। अवनीश अवस्थी जी, जो जब हम कानपुर हिंसा की बात करें तो केस दर केस बात करेंगे, सर नहीं दे रहा हूं मैं, सर प्लीज, क्योंकि हम एक कम्युनिटी की जब बात करें तो हमें थोड़ा सा वो जो थिन लाइन होती है स्वीपिंग जनरलाइजेशन और फैक्ट्स के बीच में, वो हमें मेंटेन करनी चाहिए। और आप इतने टाइम से टीवी डिस्कशंस का हिस्सा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा यही, ठीक है सर, ठीक है, प्लीज इस पर जवाब ले लीजिए डॉक्टर अजीज खान का। प्रशासन की तरफ से कहा जाता है डॉक्टर रिजवान अहमद, ठीक है सर, डॉक्टर रिजवान अहमद प्लीज 10 सेकंड मुझे डॉक्टर अजीज खान को फ्लो देना है, प्लीज जल्दी। लोगों ने कहा कि इन इलाकों से क्यों निकल रहा था? जी अदिति, जो अभी अवस्थी जी ने बोला, इसको जरा और खोल के समझा दूं तो शायद आपको पकड़ में आ जाए। उन्होंने बोला मुस्लिम इलाके, आपने उनको टोका, आपने अपनी ड्यूटी निभाई, सलाम है आपको। ये पता है ये बात कहां से आई है? जब ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि हमारे इलाके में आके जय श्री राम के नारे लगाए, हमारे इलाके में। अरे भाई, तुम्हारा इलाका क्या होता है? भारत में हमारा तुम्हारा क्या है?
तो ये नैरेटिव वहां से सेट होता है जिसके बारे में अवस्थी जी बोल रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों को सेंसिटिव माना जाता है। आप ये बोलना बंद कर दीजिए हमारा इलाका, तो अवस्थी साहब ये बोलना बंद कर देंगे मुस्लिम बहुल इलाका। नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है डॉक्टर रिजवान अहमद, as someone who stayed away from this country for 2.5 years, 2.5 साल तक मेरी सिर्फ एक पहचान थी। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे। 2.5 साल तक मेरी सिर्फ एक पहचान थी, मैं अदिति त्यागी नहीं थी, मैं भारतीय थी सर। और सबसे पहले कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो वो भारतीय की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। कोई मेरे रिलीजन नहीं पूछता था मुझसे, सब मुझे इंडियन कहकर बुलाते थे। और आज जब मैं इस तरह की डिस्कशंस देखती हूँ सर, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानूनों की बात होनी चाहिए, इस देश में जनरलाइजेशंस नहीं होने चाहिए सर, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कानून के दायरे में अगर कानून ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता सर रिलीजन के आधार पर, सियासत करती है सर, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखती हूँ, सियासत करती है सर, बट दिस हैज टू स्टॉप समवेयर। डॉक्टर रिजवान अहमद, आई थिंक यू वुड एग्री विद मी ऑन दिस। एक बात बताऊं अदिति, आप जैसे भले लोगों के चक्कर में अफगानिस्तान भी चला गया, अखंड भारत का, पाकिस्तान भी चला गया, बांग्लादेश भी चला गया, कश्मीर भी जाने वाला था। अगर लोग इस देश में मुसलमान बन के रह रहे हैं तो सुन्नी मुसलमान होते हुए बोल रहा हूं, तो इस देश में हिंदू बन के रहो, भारतीय बन के रहोगे तो नुकसान उठा जाओगे 50 साल बाद। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। आई हर्ड यू आउट, बट आई चूज टू बी एन इंडियन फर्स्ट. Because that's my country and that's where my loyalty is. Thank you. I leave my religion outside the studio. I would practice it in my personal space. I will not bring it to this chair. Thank you, sir. Dr. Aziz Khan. Very great. अदिति जी, आप जो कह रही हैं वो आदर्श है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। सर, इस देश को आदर्श ही बनना चाहिए अपनी जेश जी, इस देश को आदर्श बनते हुए ही देखना चाहती हूँ। होना चाहिए, लेकिन थैंक यू सर। डॉक्टर अजीज खान सर, मैं वापस आपको मंच दूंगी प्लीज। हम सब वही चाहते हैं जी। अभी आपसे जो सवाल पूछे डॉक्टर रिजवान अहमद ने और अवनीश अवस्थी ने आपकी पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए, उस पर आपका जवाब सर। नहीं, बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी रिजवान साहब को मैं सुन रहा, कह रहे थे आप हिंदू बन के, देखिए आपको भी नसीहत दे रहे थे, हिंदू बन के रहो, मुसलमान बन के रहो। ऐसे लोग ही धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, ऐसे ही नफरत घोलते हैं, जहर घोलते हैं समाज में। ऐसे लोग ये ड्रामा कहीं और करना, हल्ला करिए, हल्ला न करिए, ड्रामा कहीं और करना, इनको रोकिए नहीं। मैं अब डिबेट छोड़ दूंगा, गलत तरीका पूरा। बहुत मैंने 30 मिनट सुना है तुम्हें, शांति से बैठे रहो, हल्ला मत करो। ये क्या तरीका है? जब कोई बोलता है बीच में कूद पड़ते हो। आप मुझे बोलने देंगे अदिति जी? मैं चुप रहूं, बोलूं ना बोलूं? तो आवाज तो कट गई। कहाँ कट गई सर? आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है सर, बोलिए ना सर, प्लीज बोलिए। हाँ, मुझे मौका दे। हाँ सर, तब से आपको मौका दिया हुआ है, प्लीज, थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि अभी अवस्थी जी कह रहे थे कि साहब तमाम लोगों पर दिल्ली बहुत मेहरबान है, जो लोग नफरत की बीज बो रहे हैं उनके ऊपर FIR हो रहा है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल FIR हो रहा है। कपिल मिश्रा के खिलाफ भी FIR हुआ, तेजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ भी FIR हुआ, अमित मालवीय के खिलाफ FIR हुआ, साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह, सबके खिलाफ FIR हुआ, क्योंकि इन लोगों ने हेट स्पीच नहीं बल्कि इस मुल्क में फसाद पैदा करने का पूरा प्रयास किया। और इस कदर इनके खिलाफ FIR हुआ कि इनको टिकट भी दिया गया और उसके बाद इनको पदों से नवाजा भी गया और इनको बड़ी बड़ी सिक्योरिटी भी दी गई। ये है मामला, ये है आपका निष्पक्षता। पहली बात, इस पर भी जरा दो शब्द डाल देते तो मुझे लग रहा बेहतर होता। अभी कानपुर का जिक्र हो रहा था, कह रहे थे पेट्रोल पंप सीज कर दिया गया। बिल्कुल सीज कर दिया गया, बेहतरीन कार्रवाई की गई। वहां पर तमाम पेट्रोल बम बनाने के लिए पेट्रोल लिए गए, लेकिन उसके मालिक को भी, उसके मालिक के खिलाफ FIR क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसका मालिक जो है वो बीजेपी से उसका कनेक्शन है। डॉक्टर अजीज खान, क्यों नहीं FIR हुआ? डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे, आपने पीस पार्टी का नाम तो सुना होगा सर। डॉक्टर अजीज खान, पीस पार्टी का नाम सर सुना होगा आपने? अरे भाई, तमाम पार्टी है, 1476 पार्टी पूरे इंडिया में। नहीं सर, मैं तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपसे पूछ रही हूँ। सुन तो लीजिए सर जी। रोड पर डिवाइडर को शिवलिंग के नाम पर तंज किया जाता है, ये ट्वीट किया जाता है, जज साहब कैन सील दिस एरिया व्हेन समवन क्लेम इट एज शिवलिंग, ये कहा जाता है। और किसी का सेंटिमेंट इससे हर्ट नहीं हुआ होगा डॉक्टर अजीज खान, किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुआ। आपको भी आपका जितनी बड़ी बातें आपने की,
उसमें किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुआ। मैं बिल्कुल साधारण बात कह रहा हूं और एक भारतीय हूं, भारतीय के हिसाब से बात करता हूं। देखिए मैंने कहा किसी के आसपास, सर अगर आप भारतीय हैं, अगर आप भारतीय हैं, सुनिए ना, अरे तो जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा भारतीय हूं, भारतीय हैं, तो आप भारतीय हिंदू के भी उतने ही हैं जितने मुसलमान के हैं, आप पारसी के भी उतने ही हैं जितने सिख के हैं। सर हर चीज पर, हर भड़काऊ भाषण पर, हर भड़काऊ टिप्पणी पर आउटरेज होना चाहिए सर। सेलेक्टिव नहीं होंगे आप अपनी टिप्पणी और गुस्से में। कह रहा हूं ना, अरे मुझे बात अब आपका सवाल खत्म हो गया, मुझे बोलने दे प्लीज। सर तब से आप बोल रहे हैं, आपको शिकायत ही रहती है सर। बार बार नहीं, शिकायत मेरी नहीं है, ये प्यार है। कम से कम आपसे हम शिकायत तो करते हैं, यही तो प्यार है। मेरी बात सुन ले आप। देखिए ऐसा है, मैंने कहा सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जी। हर शख्स का जो आस्था है ना, वो उसका वजूद होता है, वो उसका ईमान होता है, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। इसलिए हमारा बिल्कुल मानना है, हमारे पार्टी का यह मानना है कि आस्था से खिलवाड़ नहीं, उस पर मजाक नहीं होना चाहिए। और जो लोग ऐसा करने का प्रयास करते हैं उनके खिलाफ FIR हो, उनके खिलाफ सारी वो कार्रवाई हो जो एक इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ऐसे भारतीय, वो इसके भारतीय के खिलाफ FIR होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, तो आप कह रहे हैं स्वीप पर कार्रवाई होनी चाहिए, कह रहे हैं आप? देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा जो भी इस देश को तोड़ना चाहता है, किसी की आस्था से खिलवाड़ करना चाहता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, इस ट्वीट पर गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम किसी इंडिविजुअल की ट्वीट की बात नहीं करते हैं। हाँ। जो भी इस मुल्क को तोड़ना चाहता है और आस्था से खिलवाड़ करना चाहता है या खिलवाड़ कर रहा है, तो शफीकुर रहमान बग से आपने कहा है, शफीकुर रहमान बग को समझा दिया आपने। फिर आप बर्फ पे चली जाती हैं। सर ना आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं कि नहीं है? नेता क्या कह रहे हैं? अरे मैं आपसे क्या पूछूं सर, आपकी पार्टी से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं सर? सर जब अभी आप बता रहे थे भारतीय होने के नाते, मैं कहता हूं ये भारतीय होने के नाते शफीकुर रहमान बग को आप समझाएंगे आपकी पार्टी से जुड़े हैं, नहीं समझाएंगे? उन्हें पार्टी का डिस्काउंट देंगे? मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारी पार्टी जिस संविधान पर चल रही है और जो उसके मुखिया हैं, उनके आदर्श को देखिए, उनके हाव भाव को देखिए। सर मैं आपसे शफीकुर रहमान बग की बात कर रही हूँ सर। क्या आपकी पार्टी से आते हैं, आप ही की पार्टी के सांसद हैं, तो आप ही से सवाल पूछूंगी सर। हम भी आपसे आपका बहुत सम्मान करते हैं डॉक्टर अजीज खान, लेकिन हमें भी यही शिकायत है, आप शफीकुर रहमान बग पर चुप्पी साध लेते हैं। थोड़ी देर पहले आपको शिकायत थी, अब मुझे शिकायत है, आप शफीकुर रहमान बग के सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मेरा एक ही निवेदन है, जो भी इस मुल्क को तोड़ना चाहता है, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप शफीकुर रहमान बग को इसमें शामिल कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात। नहीं, शफीकुर रहमान बग को इसमें शामिल कर रहे हैं? नहीं कहेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन अगर लिया जाता है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये कह रहे हैं आप इस मंच पर बैठकर? सर कब से सुन रही हूँ सर, सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। जी, कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR हुआ? सर ये जवाब है आपका कि शफीकुर रहमान बग पर एक्शन होना चाहिए, उस पर ये जवाब है आपका? ये इक्विवेलेंस ड्रॉ करेंगे सर आप, इक्विवेलेंस ड्रॉ करते हैं आप, यही करती है सियासत, यही करती है सियासत, और इसी पर मुझे सख्त आपत्ति होती है, यही करती है सियासत। डॉक्टर रिजवान अहमद आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर रिजवान अहमद आपको काउंटर करना चाह रहे थे, उनका जवाब ले लीजिए प्लीज। अदिति जी हाँ, अदिति दो छोटे छोटे सवाल हैं हमारे सच्चे भारतीय अजीज खान भाई से। 2012 में आजाद मैदान से लेकर कानपुर तक, अजीज भाई पहला सवाल एक भारतीय का भारतीय से, ये कमबख्त पत्थर ज्यादातर जुमे के दिन क्यों चलते हैं? और दूसरा, देश में UCC होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब भारतीय सबको जवाब देगा, चलो भाई बताओ, बताइए। भारतीय का जवाब ये है, भारतीय का जवाब एक कम्युनल आदमी से ये है कि जो कम्युनल होता है उसको भारतीय जवाब नहीं देता है, क्योंकि आप कम्युनल हैं, आप हिंदू और मुसलमान देखते हैं। अभी अदिति जी को आपने कहा आप हिंदू हैं, आप भारतीय नहीं है, इसलिए आपका कोई जवाब नहीं है। हम भारतीय को जवाब देता है। अब हंस रहे हैं आप, हंस रहे। पोल खुल गई, पोल खोल दी, 2 मिनट में धागा खोल दिया। आपकी खुल गई, 2 मिनट में धागा आपकी खुल गई।
अभी तक तो आप बड़ा कल्चर की बात करते थे, इत्तेहाद की बात करते थे, भारतीय की बात करते थे। हिंदू मुसलमान करके पोल खुल गई ना आपकी, हिंदू मुसलमान करके पोल खुल गई ना, धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली पोल खुल गई ना। हाँ, जहां मैं हूं वहां ये बातें ना किया करो। धागा अब आप खुल हल्ला गया। करो टीवी पे, अब टीवी पे आप हल्ला करो, हमें मालूम है आप हल्ला करोगे, चिल्लाओगे, वो हम सुनेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे हम हिंदू और मुसलमान करने वाले लोगों की बात नहीं सुनते हैं। जो भारतीय होता है, सच्चा भारतीय, देखिए अवस्थी जी बैठे हैं, अवस्थी जी बैठे हैं, वो एक सच्चे भारतीय हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। नहीं, डॉक्टर रिजवान अहमद के सवाल अगर मैं पूछूं तो जवाब देंगे आप? नहीं, सुनिए, अगर डॉक्टर रिजवान अहमद के सवाल मैं पूछूं तो जवाब देंगे आप? देंगे जवाब? अब तो सवाल खत्म हो गया ना, अब तो सवाल खत्म हो गया सर। अभी आपको सवाल पूछने वाले से दिक्कत थी, अभी आपको सवाल पूछने वाले से दिक्कत थी, अब सवाल पूछने वाला बदल गया तो आपने सवाल ही खत्म कर दिया और आप मुस्कुरा रहे हैं सर। ये सीरियस सवाल है सर, ये बहुत सीरियस सवाल है, मजाक नहीं है। उन्हें तो आपने कम्युनल बताया है, मैं तो इंडियन हूँ सर। अभी आपने ये माना भी कि मैं इंडियन हूँ, आपकी नजर में इंडियन हूँ। आप मेरी छोटी बहन, आप मेरी छोटी बहन है, भारतीय है मेरी तरह। तो बस छोटी बहन और भारतीय बहन को जवाब दे दीजिए, छोटी बहन और भारतीय बहन को जवाब दे दीजिए। गुगली जी जी जी, छोटी बहन और भारतीय बहन को जवाब दीजिए, बताइए क्या सवाल है? सर सवाल वही है जो मैं तब से पूछ रही हूँ आपसे। शफीकुर रहमान बग पर एक्शन के लिए तैयार हैं आप? नहीं कहेंगे कि पार्टी के खिलाफ एक्शन जो है, उनके खिलाफ एक्शन जो है, बग साहब के खिलाफ, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको? आपने अभी इंडियन होने के नाते मुझसे कहा ना सर। देखिए बिल्कुल, देखिए ऐसा है अदिति जी, मेरा आपका सवाल जायज है। कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, जिसने इतना बड़ा दंगा कराया, पूरे दिल्ली को जला दिया। तेजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। शफीकुर रहमान बग को लेकर सवाल पूछ रही हूँ सर। इन सवालों पर अगर ये सवाल मुझे पूछने होंगे तो मैं बीजेपी से पूछूंगी सर, ये सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगी सर, आपकी पार्टी के नेता का सवाल आपसे पूछूंगी, आपकी पार्टी के नेता का सवाल आपसे पूछूंगी। प्लीज शफीकुर रहमान बग पर एक्शन होना चाहिए, उनको मंत्री बना देंगे। छोटी बहन भारतीय बहन के जवाब तो दे दीजिए सवाल का, भारतीय बहन के सवाल का जवाब तो दे दीजिए अजीज भाई, ऐसा मत कीजिए। वही, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या एक्शन के लिए तैयार है आप? कि इस मुल्क में सवाल तो किए जाते हैं लेकिन जवाब नहीं दिया जाते। तो सर सियासत जवाब देगी ना सर, सबको मॉडरेटर बनने का क्यों नहीं दे रही है? इस देश में मॉडरेटर बनने का चांस सबको हो गया है सर। जब डिस्कशन में पैनलिस्ट आते हैं तो वो सवाल पूछने ही आते हैं, जबकि उनका काम होता है जवाब देने का। वो पैनलिस्ट सवाल पूछने ही आ जाते हैं, और खासतौर पर जो सियासत है उसे तो जवाब देने के लिए बुलाया जाता है। तो हाजी महराजुद्दीन रंगरेज से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए। सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा, उसमें बताओ उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? हाजी महराजुद्दीन, ये मरने मारने वाली भाषा भड़काऊ है या नहीं है? बिल्कुल भड़काऊ है, मगर ये जो ओवैसी साहब हैं ये सारे मुस्लिमों की आवाज नहीं है। हम बार बार सब चैनलों पे यही कह रहे हैं कि वो पूरा भारत मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है। वो अपनी एक पार्टी है, उनकी एक निजी अपनी राय हो सकती है। सभी मुस्लिमों को दिखाया जा रहा है सारे चैनलों पे कि ओवैसी साहब जो कहते हैं वो सारे मुसलमानों की बात है वो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप दूसरे मंचों की बात कर रहे होंगे। जी न्यूज पर हमने कभी इस तरह का नहीं दिखाया, ना ये दिखाने की कोशिश की कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हर भारतीय मुसलमान को रिप्रेजेंट करते हैं। जी हमारा कोई वो नहीं करते, हमें यूपी के चुनाव में वो जनता की अदालत में जाते हैं, जनता उन्हें खुद से अपना वर्डिक्ट सुनाती है, तो ये कंफ्यूजन किसी ने क्रिएट नहीं की है। लेकिन मुझे एक बात अच्छी लगी, इस डिबेट की शुरुआत में आप उनके किसी भी स्टेटमेंट को भड़काऊ नहीं मान रहे थे। कम से कम अब आप इस बात पर तो अग्री कर रहे हैं कि हाँ, जब वो मरने मारने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भड़काऊ है आपके। बिल्कुल, इस देश में कानून है। अगर हमें किसी की बात से, कोई किसी के धर्म के
बारे में कोई बात कहता है, हमारे पास कानून का रास्ता है, हमें कानून का रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि भाषण देने चाहिए। भाषण से क्या होता है, हिंदू मुसलमान होता है, और जिससे देश, हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए अदिति जी, हमारे सामानों का बायकॉट किया जा रहा है, हमारे राजदूतों को बुलाकर उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं। क्या हमारे इस देश की क्या छवि बनाना चाहते हैं ये लोग? आपसे एक ही बात कहूंगी, छवि स्पीच कोई भी देता है अदिति जी, मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके व्यूज जितने देखते हैं लोग, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हेट स्पीच देता है ना, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सुन लीजिए, हेट स्पीच के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप अपना देश, दुनिया क्या आपके बारे में सोचती है वो सोचकर और देखकर नहीं चलाएंगे। आप अपना देश, अपने इंटरेस्ट, इस देश के इंटरेस्ट देखकर चलाएंगे। वापस आऊंगी मैं इसी पॉइंट पर।